किसान भाइयों नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि संबंधित नित्य नई नई जानकारी लेकर आते हैं और आज भी कई सारी जानकारियां हैं, पर उससे पहले देखते हैं कृषि समाचार, मंडी भाव और मौसम की लेते हैं जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि भूमि के विकास के लिए चलाई जा रही है अपना खेत अपना काम योजना। कृषि और किसानों के विकास के लिए संस्था आत्मा कई तरह की योजनाएं चला रही है। लाख छुड़ाने के लिए उत्तम यंत्र है दावली। अपना खेत अपना काम। किसान भाइयों, ये कोई नारा या स्लोगन नहीं, बल्कि ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी यानी मनरेगा के तहत कृषि के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजना का नाम है। इस योजना में क्या खास बातें हैं और इसका उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। राज्य के आदिवासी और अनुसूचित किसान अपनी आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ कर सकें, इसके लिए मनरेगा के अंतर्गत अपना खेत अपना काम योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बंजर और बेकार भूमि को खेती के लायक बनाने के लिए सिंचाई, खाद, बीज और खेत की मिट्टी बदलना इत्यादि कार्य के लिए 1,20,000 रुपए मजदूरी के लिए और 80,000 रुपए जरूरी कृषि सामग्रियों के खरीद के लिए दिए जाएंगे, यानी कुल 2 लाख रुपए लाभुक को प्राप्त होगा। राज्य के सिमडेगा जिले में संस्था आत्मा कृषि और किसानों के विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ वहां के किसान उठा सकते हैं। इन योजनाओं में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना के अंतर्गत किसानों को खाद, बीज और कृषि यंत्रों का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना, इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन जैसे परीक्षण, परिभ्रमण, प्रत्यक्षण, कृषक पाठशाला, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की गोष्ठियों का आयोजन इत्यादि प्रमुख रूप से हैं। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम वैज्ञानिक कृषि तकनीकों और उन्नत प्रभेदों के जरिए फूल गोभी की फसल वर्ष भर ले सकते हैं। आने वाले अक्टूबर-नवंबर महीने में फूल गोभी की पिछात फसल ली जा सकती है। पिछात फसल लेने के लिए फूल गोभी के उन्नत प्रभेद हैं पूसा स्नोबॉल, माघी, डानिया और श्वेता। पूसा स्नोबॉल, माघी, डानिया और श्वेता, ये चारों नाम है फूल गोभी के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद फूल गोभी की पिछात फसल लेने के लिए अच्छी मानी जाती है। अक्टूबर से नवंबर माह तक बीज गिराकर बिचड़ा तैयार कर लिया जाता है और नवंबर से दिसंबर तक इन बिचड़ों की रोपाई कर दी जाती है। इन प्रभेदों की 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 250 से 300 क्विंटल फूलगोभी प्राप्त की जा सकती है। इस वर्ष कम बारिश के कारण बोई गई दलहनी फसलों में पत्र लपेटक कीट के लगने की संभावना बढ़ जाती है। यदि पत्र लपेटक कीट का प्रकोप फसल पर हो जाए तो उसका नियंत्रण कैसे करें और दवा के इस्तेमाल में क्या सावधानी बरतें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। पत्ती को लपेटने वाला कीड़ा जो मरुका कहा जाता है, उसका प्रकोप प्रारंभ हो गया है। उसका प्रकोप से बचाने के लिए किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि वो किसी भी जैविक कीटनाशी जैसे कि नीम ऑयल, नीम का तेल लें और 5 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर उसका छिड़काव करें। प्रति कट्ठा कम से कम 30 से 40 लीटर पानी लगाएं और बरसात के मौसम में किसी भी कीटनाशी का छिड़काव करने से आवश्यक है कि उसको धुलने से बचाएं। तो धुलने से बचाने के लिए मैं किसान भाइयों को सुझाव दूंगा कि किसी भी कीटनाशी या कवकनाशी का छिड़काव करने से पहले उसमें साबुन या शैम्पू की 2 बूंद प्रत्येक टंकी में जरूर मिला लें, जिससे कि घोल को पौधे से चिपकने में आसानी रहे। और पहला छिड़काव नीम के करने के बाद अरहर में जो है आप दूसरा छिड़काव क्विनालफास या क्लोरोपायरीफास का करें, जिससे कि जो फूल आता है, फूल के लगने वाले कीड़े हैं, उनको बचाने में सुविधा मिले। दावली एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से लाह लगी टहनियों से लाह को अलग आसानी से छुड़ाया जा सकता है और यह उपकरण लाह को बर्बाद भी नहीं होने देता। लाह उत्पादकों के लिए लाह की टहनियों की कटाई के बाद उन टहनियों से लाह छुड़ाना बेहद मशक्कत भरा काम होता है। इस काम को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने इस दावली का इजाद किया है। इस दावली नामक उपकरण की सहायता से
एक दिन में लगभग 8 किलो लाह टहनियों से छुड़ाया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की, तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। अपने क्षेत्र के तमाम किसानों में अपनी मेहनत और आधुनिक कृषि तकनीक के दम पर एक अलग मुकाम हासिल करने वाले इस किसान ने वर्तमान समय में धान के साथ सब्जियों की फसल लगा रखी है और उन्हें अपनी लगाई हुई फसलों पर पूरा यकीन है कि वे अच्छा उत्पादन देंगी। मेरे बाबूजी के पास काफ़ी ज़मीन थे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपना ज़मीन में ही खेती करूं। तो इसके लिए मैं जो है सो केवीके के यहाँ गया और केवीके से मैंने कुछ तकनीकी ज्ञान लिए। हम अपने यहाँ जो है सो हाई डेंसिटी का अमरूद लगाए, उसके बाद कुछ अम्रपाली क्वालिटी का आम का बगीचा लगाए, ओल का भी खेती किए। श्री विधि से मैंने धान का भी खेती किया हूँ और जो है सो SIW से जो है सो गेहूँ का भी खेती किया था पिछले साल। और मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ हम अपने देश के जो है सो नौजवानों को कि खेती में भी काफ़ी आमदनी होती है, जिससे जैसा कि हमको अनुभव हो रहा है खेती से भी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। खेती से जो है सो अपने परिवार को वो हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ दिनों से चली आ रही तेजी में फिलहाल कमी की संभावना नहीं बन रही है। मूल्यविदों के अनुसार तिलहनी और दलहनी अनाजों के भावों में बढ़ोतरी संभव है। सब्जी मंडियों में भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। आज भी के कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भाव इस प्रकार रहे। चावल मध्यम न्यूनतम 1850 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1850 रुपए से लेकर अधिकतम 2050 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6500 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5850 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए और प्याज न्यूनतम 4100 रुपए से लेकर अधिकतम 4300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.3 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिना उन्नत औजार के कृषि कार्य करना लगभग असंभव है। अगर आपके पास अच्छा औजार होगा तो आपको कृषि कार्य में न सिर्फ सहूलियत होगी बल्कि आप अच्छा से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि निकाई गुड़ाई करना, बुआई करना या फिर कटाई करना, इन सभी काम के लिए उन्नत औजार बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कृषि कार्य में उन्नत औजार का क्या महत्व है और इससे कितना लाभ हम लोगों को मिल सकता है। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर प्रसाद सिंह।
किसान भाई नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाई, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर आई है, जहां आज हम बात करेंगे कृषि कार्य में कृषि यंत्रों का महत्व एवं उसके प्रयोग के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कृषि अभियंता शंकर प्रसाद सिंह जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। शंकर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। शंकर जी, जैसा कि हमने आज का विषय चुना है कृषि कार्य में कृषि यंत्रों का प्रयोग, तो जैसा हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि धान की खेती में किस प्रकार के बढ़वार बढ़ाने के लिए किस प्रकार का कृषि यंत्र का प्रयोग करें। हमारे किसान भाई अनपढ़ हैं और जानते भी हैं, लेकिन वो ठीक से नहीं खेती कर पाते हैं। उसका मुख्य कारण है कृषि यंत्र का अभाव। उनके पास कृषि यंत्र है भी नहीं और वो कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी से संपर्क भी नहीं करते हैं। हम चाहेंगे कि किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी आएँ और उन्नत कृषि औजारों के बारे में यहाँ से प्रशिक्षण लें, ताकि यहाँ विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसा कि आपने कहा कि धान की फसल अभी लगा हुआ है, इसमें कौन सा यंत्र का व्यवहार करेंगे। तो अभी किसान भाई हम चाहेंगे कि जो किसान भाई श्री विधि से खेती किए हैं और नहीं भी किए हैं, तो अगले साल के लिए प्लानिंग कर लीजिए कि हम लोग श्री विधि से खेती करें। श्री विधि की खेती बहुत ही अच्छी है, इसमें बीज भी कम लगता है और उपज भी ज़्यादा होता है। तो किसान भाई श्री विधि की खेती जो भी किए हैं, उसमें कोनो वीडर जो कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है, कोनो वीडर से उसकी जुताई करें, निकोनी कौड़ी करें, इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि खरपतवार आपके नष्ट हो जाएंगे। खरपतवार नष्ट होंगे तो वो खाद का काम करेंगे, आपका पौधा ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा और उसका कल्ला बहुत ज़्यादा निकलेगा। इसलिए किसान भाई धान की खेती के लिए कोनो वीडर का इस्तेमाल ज़रूर ही करें। कोनो वीडर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है। जो भी किसान भाई कोनो वीडर ले जाना चाहते हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। शंकर जी, जैसा कि अभी आपने बताया धान के लिए, अब बात आती है कि कुछ ही समय में रबी का मौसम आ जाएगा, तो इस समय हमारे किसान भाई किन यंत्रों का प्रयोग करें ताकि उनको खेत की तैयारी करने में सुविधा हो सके। बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी किसान भाई देख रहे हैं खरीफ मौसम ख़त्म हो गया और रबी मौसम आने वाला है। तो सबसे पहले जो किसान भाई धान का खेती नहीं किए हैं, उसमें वैकल्पिक खेती के बारे में विचार करें। वैकल्पिक खेती का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप धान नहीं लगाए हैं तो ज़मीन पड़ती है। उस पड़ती ज़मीन में क्या करेंगे और कैसे लगाएंगे, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। हम सबसे पहले बार बार हम ये कह रहे हैं कि किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर से संपर्क करें। यहाँ बहुत सारे औजार हैं जो उपलब्ध हैं और किसान यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने खेत पर ले जा सकते हैं। जैसे रोटरी टीलर कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है। वैकल्पिक खेती की जुताई के लिए रोटरी टीलर बहुत ही उपयोगी है। किसान भाई जो भी है वो कृषि विज्ञान केंद्र में आकर प्रशिक्षण लें। रोटरी टीलर खेत की जुताई बहुत अच्छी तरह करता है, पूरे ढेले को तोड़ देता है और इसमें ज़्यादा फसल की फ़ायदा होगा। दूसरा है रोटावेटर भी कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है। किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र में आकर रोटावेटर का ट्रेनिंग लें और अपनी इस मशीन को अपने खेत पर ले जाएं। रोटावेटर भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। हम चाहेंगे कि किसान भाई रोटावेटर और रोटरी टीलर से वैकल्पिक खेती के जो भी फसल लगाएं, उसकी खेत की जुताई करें। जुताई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जुताई करने से बहुत सारा फ़ायदा होगा। अभी बैरन लैंड है, जो भी बैरन लैंड है, उसमें रोटरी टीलर या रोटावेटर से खेत की जुताई करें। जुताई करने से घास पतवार नष्ट हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े ऊपर आएंगे। अतः किसान भाई रोटरी टीलर और रोटावेटर से खेत की जुताई करें। शंकर जी, ये तो आपने बताया कि इस पर यंत्रों का प्रयोग करके किसान भाई खेत की तैयारी और धान की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अब लेकिन बात आती है कि जब उसका प्रयोग कर लेते हैं तो उसके रख रखाव के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसान भाई क्या करते हैं, उसका प्रयोग करके छोड़ देते हैं खेत पे। तो इसकी सही देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, इसके बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब जैसे बरसात का मौसम ख़त्म होने वाला है,
जो भी किसान भाई जिसके पास जो भी उन्नत औजार हैं उसकी देख रेख करना बहुत ज़रूरी है। सामान चाहे कोई भी उपकरण चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो जल्द ही वो मशीन ख़राब हो जाएगा। ऐसा सबसे पहले कृषि कार्य जैसे ही ख़त्म हो उपकरण को आप अच्छी तरह से पानी से उसको धो लें। उसके बाद उस पर डीजल या मोबिल से ब्रश से उस पर लेप लगा लें ताकि जंग नहीं लग सके। और किसान भाई सारे उपकरण को छाया में रखें, चाहे उसके लिए कोई घर बना लें ताकि उसमें रख सकें। और किसान भाई अगर आपके उपकरण में वायरिंग सिस्टम है जहाँ भी लगा हुआ है तो उस वायरिंग सिस्टम में ग्रीस डालें, मोबिल डालें, सारे नट बोल्ट को टाइट कर लें, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सारे उपकरण को पेंट के द्वारा जो भी जिस कलर में भी ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा होता है, किसान भाई ब्लैक कलर से पेंट कर लें ताकि उसमें जंक नहीं लगे। नहीं लगने से आपका उपकरण बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा और बहुत ही टिकाऊ होगा। अतः किसान भाई सारे उपकरणों को अच्छी तरह छाँव में रखें। शंकर जी, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान जो हल से खेती करते हैं और जो ट्रैक्टर से खेती करते हैं, तो इन दोनों में फसल की उत्पादकता बढ़ती है या कुछ उसमें अंतर आते हैं? तो इसके बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसान भाइयों, हल की खेती में और ट्रैक्टर की खेती में बहुत अंतर हो जाता है क्योंकि किसान भाई सदियों से खेती करते आ रहे हैं और वो हल से जुताई करते हैं। हम देखते हैं कि हल की जुताई में 4 इंच बहुत कम, कहने का मतलब बहुत कम गहरा जुताई होता है। इसका कारण क्या होता है कि 100 साल से हम खेती कर रहे हैं तो एक नीचे में एक हार्ड लेयर बन गया है। जो हार्ड लेयर बहुत ही उपजाऊ है, नीचे उपजाऊ है, लेकिन हार्ड लेयर होने के चलते वो जुताई नहीं हो पा रहा है। तो किसान भाई हल की जगह ट्रैक्टर से खेती करें, चाहे रोटावेटर या कल्टीवेटर से खेती करें। ऐसा करने से होगा क्या कि जो हार्ड लेयर नीचे है वो टूट जाएगा और नीचे का मिट्टी ऊपर चला आएगा और ऊपर का मिट्टी नीचे चला जाएगा, जिससे क्या होगा, फसलों के पैदावार में वृद्धि होगी। अतः किसान भाई को चाहिए कि रोटाटिलर या रोटरी वेटर से ही खेती करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और देसी हल तो बहुत उपजाऊ नहीं, उससे उपज नहीं बढ़ सकेगा। तो देखा किसान भाइयों, शंकर जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी कृषि कार्य में कृषि यंत्रों के महत्व के बारे में। शंकर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ किसान भाइयों, आपके खेतों में धान की फसल लहलहा रही होगी और ऐसे ही समय में कीटों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इससे हमारे फसल को न सिर्फ नुकसान पहुंचता है बल्कि आमदनी भी प्रभावित होती है। तो ऐसे समय में धान के फसल में कीट का प्रबंधन कैसे करें, कैसे इससे मुक्ति पाएँ, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर परिमल कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में है और हमारे साथ बातचीत के लिए हैं यहीं के वैज्ञानिक श्री परिमल कुमार सिंह। ये हमें जानकारी देंगे धान में कौन कौन से कीड़े लगते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि धान लगा हुआ है खेत में और धान की अब बालियाँ निकलने वाली है और इसी वक्त कीटों का यानी कीड़ों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। इससे किसान भाई कैसे आप अपने धान की रक्षा करें, इसी पर जानकारी दे रहे हैं। परिमल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। परिमल जी, जैसा कि हम देख रहे हैं पीछे धान लगा हुआ है और अब इसमें बालियां आने का समय हो गया है, तो इस वक्त कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है हमारे धान में, हमारे किसान भाइयों को बताएं और उससे बचाव कैसे करें इसके बारे में भी बताएं।
धन्यवाद। ऐसा है, यहाँ जो है हमारे देश में करीब 10% कीट जो है के द्वारा जो फसलों को नुकसान पहुँचता है, उसके अंतर्गत है क्या, जैसे 2/3 कीट हमारे यहाँ जो है वो शत्रु कीट है और 1/3 मित्र कीट है। वही 1/3 मित्र कीट जो है वही हमारा बचाव ज़्यादा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो है शत्रु कीट जो है तो उसमें खास तौर से जैसे साढ़ा कीट मुख्यतः प्रथम में आता, उसके अंतर्गत है क्या, वो पहले जो है इस कीट के पिल्लू जो है पौधे के बढ़वार बिंदु पर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके चलते उसकी बालियां नहीं निकल पाती है, इसके चलते है इसमें है क्या, उसमें किसान भाई को जो है यह 10 kg फॉरेट 10G का करीब 20 से 21 दिन के बाद उसका भुरकाव करना चाहिए। मुख्यतः यह कीट साढ़ा कीट। दूसरा कीट है तना कीट है। इस कीट के जो शिशु कीट जो है वो जो है पौधे के जो है इसके बीच वाली पत्ती पर प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उसमें वो जो बीच वाले पत्ती को जो है तो उससे वो खोखला हो जाता है, बेकार हो जाता है और उस पत्ती को जो है खींचने से वो निकल जाता है। तो इसके लिए जो है मोनोक्रोटोफास जो है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है उसका व्यवहार करना चाहिए, जिसको व्यवहार करने का समय है उसके रोपाई के करीब 35 दिन के बाद इसको व्यवहार करना चाहिए। तीसरा मुख्य कीट है जो कि पत्ती को काटना शुरू करता है। उसमें है क्या, पत्तियां जो है सीधे जो है उसमें सफ़ेद रंग का दिखाई पड़ता है कीट जो है, और वो जो है कीड़ा सीधे प्रवेश कर जाता है और दूर से ही दिखने पर पूरा पत्तियां सफ़ेद दिखाई पड़ता है। उसका पहला लक्षण है क्या, जैसा कि हम दिखा रहे हैं, ये पत्ती जो है इसका जो है ऊपरी भाग को जो है वह नाव के आकार का काटना शुरू करता है, और यह ऊपरी भाग को जैसे काटने के बाद क्या है, वो पत्ती कीड़ा जो है उसमें पहले काट दिया, काटने के बाद कीट जो है इसको जो है धीरे धीरे वह लपेट कर वो चूसना शुरू करता है, और चूसने के बाद जो है वो धीरे धीरे जो है एकदम पूरा उसके नीचे तक पहुंच जाता है, जिससे इसकी पूरी पत्ती को वह चूस लेता है। और इस कीट को जैसे यहाँ के किसान कहते हैं बकी कीट या बकिया कीट कहलाता है। और इसमें है क्या, इसका पहला निदान जैसे हमारे यहाँ किसान भाई जो करते हैं तो उसके अंतर्गत है क्या, जैसे खेत के चारों तरफ जो है वह सिनेवार का डंठल देते हैं। जैसा कि जानते हैं जो सिनेवार का डंठल जो है इससे कीड़े का नाश होता है, वो कीड़े को कंट्रोल करता है। दूसरा है क्या, उसके पीछे जैसे है वैज्ञानिक कारण, जैसे वो कीट जैसे दिखाई पड़ता है सिनेवार डंठल रखने से, तो वो कीट आकर बैठती है और बैठने के बाद जितना भी वो कीट दिखाई पड़ता है उसको वो चुग जाती है, उसका वो भोजन है, और ऐसे करके जो है पूरा कीट का नियंत्रण हो जाता है। दूसरा है क्या, इसको नियंत्रण करने पर देसी तौर पर यदि हम करना चाहते हैं तो उसके लिए है क्या, खेत के चारों कोने पर जो है उसमें किरासन तेल का एक ढक्कन दे देने से क्या है पूरे खेत में तेल फैल जाएगा, और उससे है क्या कीट जो है कम से कम जो हुआ कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ होता है क्या, कभी काल ज़्यादा वर्षा होती है जिसके चलते वो किसान भाई खेत का पानी को काट देते हैं और वो कीट जो है एक खेत से दूसरे खेत में प्रवेश कर जाता है, जो कि पानी के द्वारा संक्रमण हो जाता है, और इसके चलते जो है किसान भाई परेशान हो पूरा सफ़ेद हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में है क्या, उसमें क्विंडोलफॉस या क्लोरोपाइरीफॉस 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई उसका व्यवहार करें, तो इससे जो है उसका निदान हो जाएगा। नहीं तो दूसरा है क्या, यदि इसको जैविक तौर पर भी इसको किसान भाई दूर कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या है, जैसे गौमूत्र जो है एक घड़ा में करीब 5 लीटर ले लें, और उसके बाद उसमें जो है करीब 5 लीटर या 5 kg जो है नीम की पत्ती जो है उसको सुखा करके जो है उस घड़े में डाल दें, और घड़ा को जो है मिट्टी के संसर्ग में करीब आधा भाग तक उसको रखना है, और घड़े के ऊपर में जो है करीब जो है उसमें अमूल स्प्रे वगैरह या कोई भी है उसके कांटी छेद करके उसके ऊपर में ढक्कन दे देना है, और उसको करीब 21 दिन रखने के बाद उसमें करीब जो है 2 लीटर करीब बचेगा, उसमें करीब 2 गुना पानी मिला करके यदि हमारे किसान भाई इसमें प्रयोग करते हैं तो ये बकी कीट जो है इससे यह निदान हो सकता है, ये जैविक तौर पर। इसके बाद चौथा कीट है जिसको कि हम लोग कहते हैं मधुआ कीट या रस चूसने वाला कीट। वो धान का रस चूसता है, और उसका लक्षण क्या है, वो पूरा गोलाकार चक का चक जो है वह चूसना शुरू करता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं
ब्राउन प्लांट हॉपर BPH बीमारी। तो इसके अंतर्गत है क्या, वह रस जो चूसना शुरू करता है और वह रस चूसते हुए एकदम नीचे तक चला जाता है और पूरे पौधा को जो है उसका पत्ती सूखना शुरू हो जाता है और वह सूखने की वजह से जो है उसको लगता है जो पौधा ख़त्म हो गया। और ख़ास तौर से जिस समय दाना आना शुरू होता है उसी समय इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इसके लिए है क्या, बायर कंपनी की दवा है, उसमें जैसे है कॉन्फिडोर, वह 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो है 1 टीन पानी में जैसे 18 लीटर हुआ तो 18 ml मतलब 6 ढक्कन और हल्का सा सर्फ दे करके थोड़ा झाग बना देना चाहिए। उसके बाद उसको यदि उपयोग किया जाए तो वो जो है उससे निदान मिल सकता है। तो इसके लिए है क्या, देने का तरीका उसके जड़ में देना है, क्योंकि दाने में देने पर दाना जो है तीतापन हो जाएगा और इसके चलते जो भी चावल या चूड़ा बनेगा वो भी तीतापन हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो है या पुआल भी जो है वो भी तीता हो जाएगा। इसलिए इसका तरीका यह है, पौधे के जड़ में उसको इंजेक्ट करना है, वो स्प्रे करके देना है। तो इसलिए ये काम करना है। यदि इससे नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में होता है क्या, बहुत सारे किसान भाई का जैसे यह ज़्यादा नुकसान होता है, तो वैसी परिस्थिति में जो हम जैविक दवा बताए उसका भी जो गोमूत्र का यदि प्रयोग करें तो इसमें है क्या, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है इसको भी वो। और यह है क्या, 21 दिन में वो तैयार हो जाता है। 21 दिन में तैयार होने के बाद उसको यदि किसान भाई जैसे या मधुआ कीट हुआ या पत्ती चूसने वाला कीट या पत्ती में लगता है तो वह या बाकी हर एक के लिए यह कामयाबी है। तो आज के समय परिप्रेक्ष्य में जो है यदि वो जैविक दवा का प्रयोग करते हैं तो इससे भी उनको निदान मिलता है और ख़ास तौर से जो है या कीटनाशक में जो है उसमें अंकुश पाया जा सकता है। इसके बाद है क्या, इसमें जो बीमारी लगती है तो बीमारी में ख़ास तौर से जो है इसके लिए है क्या, शुरुआत में हमारे किसान भाई जैसे यदि थोड़ा सा भी सजग रहते हैं तो उसके लिए 1 लीटर पानी में 2 ग्राम बेबिस्टिन दे देते हैं। तो बेबिस्टिन देने से क्या है, उसको करीब 1 लीटर पानी में करीब 1 किलो बीज उसमें उपचारित करके यदि वो रोपाई करते हैं तो उससे जो है बीमारी से निजात पाया जा सकता है। दूसरा है क्या, यदि उसमें नहीं दे पाए शुरुआत में तो करीब जो है 21 दिन के बाद जो है उस समय करीब 1 टीन पानी में 36 ग्राम बेबिस्टिन, 1 लीटर के लिए 2 ग्राम बेबिस्टिन देना है। तो उसी तरह 36 ग्राम बेबिस्टिन दे करके उसमें बिचड़ा को ऊपरी भाग को डुबा करके यदि वो रोपाई करते हैं तो इससे भी उनको बीमारी से निजात मिल सकता है। तो देखा किसान भाइयों, परिमल जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी धान में जो लगने वाले कीट, और यही सही वक्त है आपके धान को बचाने के लिए अपने कीटों से। परिमल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने कृषि में उन्नत औजारों का महत्व के बारे में जानकारी ली, साथ ही जानकारी ली धान के फसल में कैसे कीट नियंत्रण किया जाए। और भी आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपको भी कोई सुझाव देना हो या कोई समस्या हो तो कृपया हमें पत्र लिखें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो पत्र देना ना भूलिएगा। हमें रहेगा आपके पत्र का इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।